नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का 19वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अविनाश ने तब नीलम की बात का जवाब देते हुए कहा, आप कौन से राहुल की बात कर रही हैं? इस कॉलोनी में तो कितने ही राहुल रहते होंगे। नीलम, सर उनकी हाइट अच्छी है और रंग गोरा है और थोड़े दुबले दिखते हैं वो। जब नीलम ने राहुल का हुलिया अविनाश को बताया तो वह समझ गया कि नीलम उसके भाई की ही बात कर रही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए नीलम से आगे पूछा, उनका सरनेम क्या है? नीलम राहुल का सरनेम नहीं जानती थी, इसलिए उसने तब मासूम सा चेहरा बनाते हुए अविनाश से कहा, सर वो तो नहीं मालूम हमें। नीलम ने आगे उत्सुकता से कहा, लेकिन हमें उनके कॉलेज का नाम पता है। और तब नीलम ने राहुल के कॉलेज का नाम अविनाश को बता दिया। जब अविनाश ने राहुल के कॉलेज का नाम सुना तो वह पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया था कि नीलम जिस राहुल की बात कर रही है वह उसका भाई ही है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने नीलम से कहा, वही ना सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। नीलम ने मुस्कुरा करके कहा, क्या आप उन्हें जानते हैं? अविनाश ने तब अपना फोन निकाला और राहुल की एक फोटो नीलम को दिखाते हुए कहा, आप इन्हीं का पता पूछ रही हैं ना? नीलम ने जब अविनाश के फोन में राहुल की फोटो देखी तो उसका चेहरा खिल उठा और उसने मुस्कुराते हुए अविनाश से कहा, हम इन्हीं का ही पता पूछ रहे थे आपसे। अविनाश ने तब नीलम को पता बता दिया। पता जानने के बाद नीलम ने अविनाश को थैंक्स कहा और वह आगे बढ़ गई। नीलम कुछ कदम ही अभी चली थी कि तभी अविनाश को कुछ याद आया और उसने नीलम से कहा, सुनिए। नीलम अविनाश की आवाज सुन करके रुक गई और उसने अविनाश की ओर पलट करके कहा, जी कहिए। अविनाश, राहुल रोजाना कॉलेज जाता है ना? नीलम को इस प्रश्न की अपेक्षा अविनाश से नहीं थी, इसलिए उसने अविनाश से कहा, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अविनाश, क्योंकि मैं राहुल का बड़ा भाई हूं तो उसके बारे में जानने का हक है मुझे। जब नीलम ने सुना कि उसने जिससे पता पूछा है वह कोई और नहीं बल्कि राहुल का भाई है तो उसे यह जान करके बड़ी हैरानी हुई और उसने तब सकुचाते हुए अविनाश से कहा, सॉरी भैया, हमें पता नहीं था कि आप राहुल के बड़े भाई हैं। और फिर नीलम ने आगे अविनाश से कहा, अच्छा हुआ आप मिल गए। दरअसल हम राहुल के मम्मी पापा को यही बताने जा रहे थे कि राहुल कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे हैं और वो कुछ परेशान भी दिख रहे हैं। नीलम की बात सुन करके अविनाश समझ गया था कि राहुल कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, इसलिए उसने तब नीलम से कहा, बताने के लिए थैंक्स और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कल से राहुल कॉलेज जरूर जाएगा। नीलम, थैंक यू भैया, हमें राहुल के लिए बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब हमें यकीन है कि आप सब ठीक कर देंगे। अच्छा भैया, अब हम चलते हैं, हमारी वजह से आपका जो समय वेस्ट हुआ उसके लिए सॉरी। अविनाश, कोई बात नहीं। और फिर नीलम तब वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन वह तब अविनाश के घर ना जाकर के दूसरी ओर मुड़ गई थी। तभी अविनाश ने उससे कहा, अब आप हमारे घर नहीं जाएंगी क्या? नीलम, भैया अब उसकी जरूरत नहीं है, जिस काम के लिए हम आए थे वो आपसे मिलकर के ही पूरा हो गया। अविनाश, ओके। और फिर नीलम वहां से चली गई और अविनाश भी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अविनाश ऑफिस में जा करके अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के निशान थे, क्योंकि उसे आज शाम तक पैसों का इंतजाम करना था। अविनाश अपना काम कर रहा था कि तभी श्याम वहां आया और उसने काम के बारे में अविनाश से बात की, लेकिन बातों बातों में श्याम को एहसास हुआ कि अविनाश कुछ परेशान है। इसलिए श्याम ने अविनाश से कहा, अविनाश, अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अविनाश कुछ दिनों में ही श्याम के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया था, इसलिए उसे श्याम के साथ बात शेयर करना उचित लगा और उसने तब श्याम से कहा, आपको बताना तो चाहता हूं मगर सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। श्याम, तुम हमें अपना सीनियर समझ करके नहीं बल्कि अपना दोस्त समझ करके हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हो। अविनाश,
अविनाश ने तब अपने परिवार की स्थिति के बारे में श्याम को बता दिया और फिर श्याम से आगे कहा, सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं चाहता हूं कि ऑफिस से मुझे पैसे मिल जाएं। मैं हर महीने की सैलरी से वो कटवाता रहूंगा। श्याम ने तब अविनाश के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम सर से बात करके तुम्हें जल्द ही अपडेट करते हैं। और कह करके श्याम वहां से चला गया। मौका देख करके श्याम दिलीप साहब के ऑफिस रूम में पहुंचा, लेकिन उस वक्त दिलीप साहब टीना को काम के बारे में कुछ समझा रहे थे। श्याम ने जब दिलीप साहब और टीना की बात करते देखा तो उसने कहा, सर हम बाद में आ जाते हैं। तब दिलीप साहब ने श्याम से कहा, आ जाओ श्याम। श्याम तब गेट के पास से दिलीप साहब की टेबल के पास जा करके खड़ा हो गया और तब दिलीप साहब ने श्याम से कहा, बैठ जाओ श्याम। तब श्याम बैठ गया, लेकिन वह टीना के सामने दिलीप से अविनाश की बात करने में संकोच कर रहा था। इसलिए उसने सकुचाते हुए दिलीप साहब से कहा, सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। दिलीप साहब, हाँ बोलो ना श्याम, क्या बात है। लेकिन श्याम टीना के सामने कुछ कह नहीं पा रहा था और यह बात टीना ने भी समझ ली थी। इसलिए उसने बहाना बनाते हुए दिलीप साहब से कहा, पापा वो फाइलें ठीक नहीं रखी हैं, मैं अभी ठीक से रख करके आती हूँ। और टीना वहां से उठ करके चली गई। समझ तो दिलीप साहब भी गए थे कि टीना वहां से क्यों गई है, लेकिन उन्हें टीना की यह समझदारी देख करके अच्छा लगा और श्याम ने तब अपनी बात रखने में देर नहीं की और दिलीप साहब को अविनाश की कही सारी बातें बता दी, जिसे वहां से दूर खड़ी टीना ने भी सुन लिया था। दिलीप साहब श्याम की पूरी बात सुनने के बाद उससे कुछ कहना ही चाहते थे, लेकिन टीना को लगा कि कहीं उसके पापा मना ना कर दें। इसलिए उसने तब दिलीप साहब के कुछ बोलने से पहले उनके पास आकर के कहा, पापा जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। मुझे लगता है कि पहले आपको इस बात पर ठीक से विचार करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तब टीना ने दिलीप साहब से सोच करके डिसीजन लेने के लिए कहा तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी चीजों को समझने की कोशिश करने लगी है और इसलिए उन्हें भी उसका साथ देना चाहिए। और यही विचार करके उन्होंने टीना से मुस्कुराते हुए कहा, गुड बेटा, मैं तुम्हारे निर्णय से खुश हूं। दिलीप साहब को टीना का यह फैसला सही लगा था, लेकिन श्याम को टीना का निर्णय उचित नहीं लगा। वह अपनी बात दिलीप साहब के सामने रखना चाहता था, लेकिन अभी उसने उनके फैसले का इंतजार करना ही ठीक समझा। इसलिए उसने दिलीप साहब से कहा, सर एक रिक्वेस्ट है। दिलीप साहब ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम श्याम। श्याम, सर आपको जो भी डिसीजन लेना हो शाम होने से पहले हमें उसके बारे में बता दीजिएगा। हमें वक्त रहते अविनाश को भी जवाब देना है। दिलीप साहब, तुम मुझे बस आधे घंटे का समय दो, मैं फिर तुम्हें अपना डिसीजन बता दूंगा। श्याम, थैंक यू सर। और फिर श्याम ने आगे कहा, अच्छा सर, अब हम जा करके अपना काम देखते हैं। और कह करके श्याम वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी टीना की बात वही चल रही थी। शायद उसे टीना से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह एकदम से ऐसा मना कर देगी। श्याम अपने केबिन में अपने सिस्टम के सामने बैठा था और सोच रहा था, टीना जी, हम यह तो जानते थे कि आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं लगता था कि आपको समय के साथ अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी। लेकिन दुख हुआ आज यह देख करके कि अविनाश के इतने दिनों के यहाँ होने के बाद भी आप उन्हें नहीं पहचान सकी। हम गलत थे जो आपसे अंदर ही अंदर कहीं उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद कभी आप में समझ आ जाएगी, लेकिन हम गलत थे जो आपसे बदलाव की उम्मीद लगा करके बैठे थे। टीना ने तो अविनाश को भला सोच करके ही अपने पापा से कुछ समय लेने के लिए कहा था, लेकिन शायद नियति ने श्याम और टीना के लिए कुछ और ही सोच रखा था। तभी टीना के बदलाव के बाद भी श्याम उसकी अच्छाई को देख नहीं पा रहा था और उसके और टीना के फासले कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे। श्याम के जाने के बाद टीना ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे लाइफ का आपके जितना तो तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे जितनी भी समझ है मैं उससे यकीनन कह सकती हूँ कि अविनाश भी श्याम की तरह एक बहुत अच्छा इंसान है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। टीना ने इसलिए तब अपने पापा को कुछ कहने से रोका था ताकि वह अगर अविनाश को पैसे देने के लिए मना करें तो वह बाद में उन्हें समझा करके अविनाश को पैसे देने के लिए समझा सके। और टीना अभी वही कर रही थी, मगर अफसोस श्याम इस बात से अनजान था। अगर वह टीना को आज समझ पाता तो जान पाता कि टीना कितना बदल गई है और तब उसने रिश्तों के लिए यह एक अच्छी बात होती। मगर टीना की यह
बदकिस्मती ही थी जो श्याम उसकी अच्छाई को देख नहीं पा रहा था। टीना की बात सुन करके दिलीप साहब टीना की ओर हैरानी से देख रहे थे। टीना ने जब अपने पापा को यूं उसकी ओर हैरत भरी नजरों से देखते हुए पाया, तब उसने अपने पापा से कहा, पापा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दिलीप साहब, देख रहा हूं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, मुझे आज तुम पर गर्व हो रहा है बेटा। और फिर दिलीप साहब ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए टीना से कहा, श्याम को बोल दो कि अविनाश को जितने पैसे चाहिए वह अकाउंटेंट से ले जा सकता है। दिलीप साहब की बात सुन करके टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने पापा से कहा, पापा आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू पापा। और उसने फिर अपने पापा से आगे कहा, पापा ऐसा नहीं है कि मैं श्याम को कॉल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि श्याम ने आपसे आकर के पैसों की बात की है, इसलिए अगर आप उसे यह खुशखबरी सुनाएंगे तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। दिलीप साहब को टीना की बात सही लगी और उन्होंने तब खुद ही श्याम का नंबर डायल कर दिया। श्याम उस वक्त अपने सिस्टम पर कुछ काम कर रहा था। जब दिलीप साहब का नंबर उसने देखा तो वह कुछ नर्वस हो गया था। उसे यही डर लग रहा था कि कहीं दिलीप साहब ने अविनाश को पैसे देने से मना करने के लिए तो फोन नहीं किया है। इसी डर के चलते उसने सहमते सहमते अपना फोन उठाया और कॉल रिसीव करके उसने कान से लगा लिया। लेकिन जैसे ही दूसरी ओर से श्याम ने दिलीप साहब की पूरी बात सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने तब मुस्कुराते हुए दिलीप साहब से कहा, थैंक यू सो मच सर। दिलीप साहब, इसकी जरूरत नहीं है, तुम अविनाश को जाकर के बोल दो उसे जितने रुपए चाहिए वह अकाउंटेंट से जाकर के ले ले। श्याम, जी सर। दिलीप साहब, इतना टाइम लगा मुझे जवाब देने में, उसके लिए सॉरी श्याम। श्याम, आप ये क्या कह रहे हैं सर? ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। दिलीप साहब, जितना तुम्हें मैं जानता जा रहा हूं तुम मुझे उतना ही प्रभावित कर रहे हो श्याम। श्याम, यह हमारा सौभाग्य है सर जो आप ऐसा हमारे बारे में बोल रहे हैं। दिलीप साहब, तुम इस काबिल हो श्याम, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। दिलीप साहब ने फिर आगे श्याम से कहा, अब जाकर के अविनाश को यह खबर सुना दो, अविनाश को तुम्हारे जवाब का इंतजार होगा। श्याम, जी सर। और फिर दिलीप साहब ने फोन कट कर दिया। दिलीप साहब के पास खड़ी टीना जब अपने पापा से श्याम की तारीफ सुन रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और लगता भी क्यों ना, हर लड़की तो यही चाहती है कि जिसे वह पसंद करती है उसे उसके फैमिली मेंबर्स भी पसंद करें। अविनाश सिस्टम के सामने बैठा अपना काम कर रहा था और वह बीच बीच में समय भी देख रहा था, क्योंकि निकलता हुआ वक्त उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था, क्योंकि आज उसे प्रमोद के पैसे लौटाने थे। इसलिए काम के दौरान भी अविनाश के चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। शाम भी अब कुछ देर में होने वाली थी और अविनाश को श्याम के जवाब का इंतजार भी था। तभी अविनाश के ऑफिस रूम का गेट खुला। गेट की आहट पाते ही अविनाश की नजर तुरंत अपने सिस्टम से गेट की ओर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने श्याम को देखा उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उत्सुकता पूर्वक उसने श्याम से पूछा, श्याम जी, क्या कहा सर ने? अविनाश ने जल्दबाजी में यह प्रश्न श्याम के सामने रख तो दिया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर कुछ घबराया भी हुआ था। उसे डर था कि कहीं दिलीप साहब उसे पैसे देने से इनकार ना कर दें। श्याम ने तब मुस्कुरा करके अविनाश से कहा, हमारे सर बहुत अच्छे इंसान हैं अविनाश, उन्होंने तुम्हें पैसे देने के लिए हाँ बोल दिया है, तुम जा करके अकाउंटेंट से पैसे ले सकते हो। सुनते अविनाश का चेहरा खिल उठा और वह उत्साह से भर गया और फिर वह पास खड़े श्याम के गले से लग गया, बिना यह सोचे कि वह जिसके गले से लग रहा है वह उसका बॉस है। श्याम समझ सकता था अविनाश के उत्साह की वजह, इसलिए वह भी उसकी खुशी में शरीक हो गया और उसने अविनाश से कहा, तुम्हारी ये खुशी देख करके हम समझ सकते हैं कि तुम कितने खुश हो। अविनाश श्याम की बात सुन करके उससे अलग हो गया और फिर उसने श्याम की ओर देखते हुए कहा, सॉरी श्याम जी, ओ मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इसलिए आपके गले लग गया। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा कि तुमने हमें अपना समझ करके अपनी खुशी में शरीक किया। अविनाश, मुझे तो इस बात का डर था कि मुझे अभी इस कंपनी में आए कितने दिन ही हुए हैं, सर मुझे बिना ठीक से जाने इतना बड़ा अमाउंट कैसे देंगे, लेकिन आपकी वजह से मुझे पैसे मिल गए, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। श्याम ने अविनाश की ओर देखते हुए उससे कहा, ऐसा कह करके हमें गैर मत बनाओ अविनाश। और फिर श्याम ने अविनाश से आगे कहा, अब तुम अकाउंटेंट से जा करके पैसे ले लो और घर जा करके अपने काम कंप्लीट कर लो। अविनाश जी।
श्याम ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कभी हमारी मदद की जरूरत हो अविनाश, तो तुम बेझिझक हमसे अपनी बात कह सकते हो। अविनाश, बिल्कुल श्याम जी। और फिर श्याम वहां से गेट की ओर बढ़ गया। श्याम ने गेट के पास जा करके गेट खोला और वह वहां से बाहर जाने ही लगा था कि तभी अविनाश ने श्याम से कहा, आप बहुत अच्छे हैं श्याम जी। श्याम अविनाश की ओर देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसने अविनाश से कहा, और तुम भी। और फिर श्याम वहां से बाहर चला गया। अविनाश अकाउंटेंट के पास पहुंच करके उससे बात कर ही रहा था कि तभी वहां टीना पहुंच गई और उसने तब अकाउंटेंट से कहा, मिस्टर अविनाश ने आपसे जितने पैसों के लिए कहा है आप उन्हें उतने पैसे दे दीजिए। अकाउंटेंट ने तब टीना की ओर देखते हुए कहा, जी मैम। और फिर अकाउंटेंट ने तुरंत पैसे अविनाश के अकाउंट में सेंड कर दिया और फिर अविनाश से कहा, सर आप देख लीजिए, मैंने पैसे आपके अकाउंट में सेंड कर दिए हैं। अविनाश ने तब अपने फोन पर आया हुआ मैसेज देखा और फिर अकाउंटेंट से कहा, पैसे आ गए हैं सर, थैंक यू। और फिर अविनाश ने टीना के पास आ करके कहा, थैंक यू सो मच मैम। टीना ने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर अविनाश। टीना ने अविनाश से आगे कहा, और एक बात, मैं आपकी बॉस नहीं हूं, इसलिए आप मुझे टीना कह करके बुला सकते हैं। अविनाश, मगर अविनाश आगे कुछ कह पाता, टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, मगर वगर कुछ नहीं, मेरा नाम टीना है और आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। अविनाश, ओके। टीना ने तब अविनाश की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, गुड। और फिर टीना ने अविनाश से आगे कहा, पापा ने कहा है कि आप हमारी कंपनी के एक अच्छे एम्प्लॉई हैं, इसलिए आगे से आप बेझिझक अपनी बात उनसे कह सकते हैं। तभी टीना को लगा कि ऐसा कह करके उसने श्याम को पराया तो नहीं कर दिया, इसलिए उसने तब तुरंत अविनाश से आगे कहा, श्याम भी हमारे अपने हैं, आपने उनसे कहा तो भी कोई बात नहीं है, आखिर श्याम भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वह कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। अविनाश, यह तो आपने सही कहा टीना जी, श्याम जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे उम्मीद है कि उनके साथ से आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टीना, बिल्कुल। और फिर कुछ देर बाद अविनाश और टीना एक दूसरे से बातें करते रहे और फिर अविनाश वहां से चला गया। अविनाश के जाने के बाद टीना ने खुद से मन में कहा, श्याम सच में कोई जादूगर है, हर किसी को अपना मुरीद बना ही लेता है। अविनाश ऑफिस से सीधा प्रमोद के घर पहुंचा और उसने प्रमोद के पैसे उसे ब्याज सहित लौटा दिए और फिर उसने प्रमोद से कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है अंकल, इंसानियत भी कोई चीज होती है, किसी की मजबूरी में उसका साथ देना चाहिए, ना कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाइए, क्योंकि आप जिस दौलत को आज जमा कर रहे हैं उसमें से आपके साथ एक भी रुपया आपके साथ नहीं जाएगा, अगर कुछ जाएगा तो वो है आपके अच्छे या बुरे कर्म। अब आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, कि अब आपको क्या करना चाहिए। प्रमोद जो कि अहंकारी इंसान था, उसे कहा ये बातें अच्छी लगने वाली थी, इसलिए अविनाश की बात सुन करके वह गुस्से से अविनाश से बोला, अपना ये उपदेश अपने पास ही रखो बेटा, अभी तूने दुनिया ठीक से देखी नहीं है, इसलिए ये बातें कर रहा है, और जब और उम्र गुजरेगी तो तुझे भी समझ आ जाएगी। अविनाश ने प्रमोद की ओर देखते हुए कहा, अगर उम्र बढ़ने से समझ आती तो आपको अब तक तो आ जानी चाहिए थे अंकल। अविनाश की बात सुन करके प्रमोद का पारा चढ़ गया था और तब उसने गुस्से से अविनाश से कहा, कल का लड़का मुझे उपदेश देने चला है, तुझे तमीज भी है कि तू किससे बात कर रहा है? अविनाश ने प्रमोद की ओर देखते हुए कहा, आपा तो आप अपना खो रहे हैं अंकल और मुझे तमीज सिखा रहे हैं, और रही बात तमीज की तो वो मैं अभी तक आपसे तमीज से ही बात कर रहा हूं, वरना जिस भाषा शैली में आप बात कर रहे हैं उससे मैं भी अच्छी तरह से परिचित हूं, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए बोलने से पहले सोच करके बोलिए, अगर मैंने लिमिट क्रॉस कर दी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रमोद ने गुस्से से कहा, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे यहाँ से धक्के मार करके फेंकवा दूंगा। अविनाश, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से खुद ही चला जाता हूं। और अविनाश वहां से कह करके जाने ही लगा था कि तभी वह रुक गया और प्रमोद की ओर देखते हुए उसने कहा,
मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। समय रहते सुधर जाइए अंकल, वरना वक्त ने अच्छे अच्छों को सबक सिखा दिया है, फिर आप तो क्या चीज हैं। प्रमोद ने अपना आपा खोते हुए अविनाश से कहा, अपना ये उपदेश अपने पास रख और दफा हो जा यहाँ से। तभी वहां पंकज आ गया और उसने अपने पापा से कहा, क्या हुआ पापा, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं। पंकज को वहां देख करके प्रमोद को और बल मिल गया था और उसने तब पंकज से कहा, एक तो इसकी मुसीबत में मदद की और आज ये मुझे उपदेश दे रहा है, इसे ये भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। प्रमोद ने बात बढ़ा चढ़ा करके पंकज को बोल दी थी और पंकज ने भी बिना पूरी बात जाने अपने पापा की बात पर भरोसा कर लिया और गुस्से से अविनाश की ओर घूरते हुए उसने कहा, तुझे तमीज नहीं है क्या, तुझे ये नहीं पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। अविनाश ने पंकज की ओर देखते हुए कहा, तमीज की बात तुम मुझसे ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, पहले तमीज से तुम बात करना सीखो मिस्टर, फिर किसी और को तमीज सिखाना। पंकज ने गुस्से से लाल होते हुए अविनाश से कहा, तू मुझे तमीज सिखाएगा, मेरे घर में आकर के मुझ पर ही रौब झाड़ रहा है तू। अब अविनाश को भी बहुत गुस्सा आ गया था और उसने तब पंकज से कहा, अविनाश ने आगे गुस्से से पंकज से कहा, और तू जिस बात पर भड़क रहा है पहले उसके बारे में तुझे कुछ पता भी है। अपने पिता को समझाने के बजाय तू मुझ पर ही रौब झाड़ रहा है, पहले अपने पापा से पूरी बात पूछ फिर मुझसे बात करना, समझा। अविनाश की बात सुनकर के पंकज का पारा चढ़ गया और उसने तब अपने गुस्से से नियंत्रण खो दिया और तब उसने गुस्से से अविनाश की ओर हाथ बढ़ा दिया और कहा, तेरी तो मैं। पंकज आगे कुछ और कहता और उसका हाथ अविनाश तक पहुंच जाता। अविनाश ने पंकज का हाथ पकड़ लिया था और फिर अविनाश ने पंकज की ओर देखते हुए कहा, अपनी ये ताकत बचा करके रख, आगे तेरे काम आएगी। और फिर अविनाश ने उसका हाथ नीचे करके छोड़ दिया। प्रमोद ने जब अपने बेटे का यह हाल देखा तो प्रमोद ने अविनाश से कहा, तू जानता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। और फिर प्रमोद ने पंकज की ओर देखते हुए कहा, बेटा तुझे इससे उलझने की जरूरत नहीं है, हम इसे अब अलग तरीके से ही सबक सिखाएंगे। अविनाश ने तब प्रमोद की ओर देखते हुए कहा, मुझे आपकी बातों से डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बल्कि आप पर दया आ रही है अंकल। आपने अपने साथ अपने बेटे को भी अपने जैसा बना लिया है, कम से कम इसे तो कुछ अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी। अविनाश की बात सुनकर के बाप बेटे दोनों का खून खौल रहा था। पंकज अविनाश की बात के जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि तभी अविनाश वहां से आगे बढ़ गया और तब पंकज और उसका पिता दोनों ही अविनाश को जाते हुए गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन अविनाश की ताकत देख करके दोनों में ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अब उसे और उकसाते, इसलिए दोनों ही उसे जाते हुए देख रहे थे। जब अविनाश वहां से कुछ दूर चला गया तब पंकज ने खुद से कहा, तुझे मैं सबक जरूर सिखा करके रहूंगा। लेकिन तभी अविनाश ने पलट करके पंकज से कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे सबक सिखाता है। जब अविनाश के मुंह से पंकज ने ये शब्द सुने तो प्रमोद और पंकज दोनों ही उसकी ओर हैरानी से देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर अविनाश अब वहां से चला गया था और पंकज अपने पापा के दिमाग से सोच करके अविनाश को ही दोषी मान रहा था। अगर उसने अपने दिमाग से जरा भी काम लिया होता तो वह जान पाता कि अविनाश कौन है और वह किसके पैसे जमा करने आया था, मगर अफसोस पंकज सच के बारे में जान ही नहीं पाया था। जैसा उसके पिता ने उसे दिखाया वह वैसा देखता गया और सच से कोसों दूर हो गया। इसमें गलती पंकज की तो थी ही, लेकिन उससे बड़ा दोषी प्रमोद था, जो कि अपने बेटे को उचित शिक्षा देने के बजाय उसे गलत राह दिखा रहा था। और यह गलत रास्ता अब दोनों को आगे कहां ले जा करके मिलाता है यह तो वक्त ही बताएगा। अविनाश ने आज राहुल के कॉलेज जा करके उसकी फीस भी जमा करा दी थी, लेकिन उसके बारे में उसने अब तक राहुल को कुछ नहीं बताया था और राहुल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब अविनाश घर पहुंचा तो उसने राहुल के रूम में जाकर के अनजान बनते हुए राहुल से कहा, तो तुम आज कॉलेज गए थे राहुल एकदम से यह प्रश्न सुन करके कुछ झेंप गया और सोचने लगा कि वह अपने भाई की बात का क्या जवाब दे। तभी अविनाश ने फिर राहुल से कहा, क्या हुआ राहुल, तुमने जवाब नहीं दिया।
राहुल सच बता करके अपने भाई को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके अविनाश से फिर से झूठ बोलते हुए कहा, हाँ भैया गया था ना मैं। अविनाश ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम रोजाना की तरह आज भी गए थे। राहुल, बिल्कुल भैया, आप तो जानते ही हैं कि आपका भाई अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता है। अविनाश ने तब राहुल की ओर देखते हुए कहा, वह तो मैं देख ही रहा हूं। और फिर अविनाश ने भावुक होकर के राहुल की ओर देखते हुए कहा, तुम इतने जिम्मेदार हो जाओगे कि अपने भाई से भी झूठ बोलोगे, यह मैं नहीं जानता था राहुल। आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। राहुल अब समझ गया था कि उसके भाई को सच पता चल गया है, इसलिए अब झूठ बोलना व्यर्थ है। इसलिए तब उसने अपने भाई से कहा, सॉरी भैया अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन भैया मैं बिल्कुल भी आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, बल्कि मैं इसलिए ही झूठ बोल रहा था ताकि मेरे भाई को मेरी वजह से और परेशानी ना हो। विनाश, ऐसा कह करके आज तुमने यह भी जता दिया कि मैं तुम्हारा अपना बड़ा भाई नहीं हूं, तभी तो तुम ऐसा बोल रहे हो राहुल। अविनाश की बात सुन करके राहुल की आंखों में आंसू आ गए थे और फिर उसने रोते हुए अविनाश से कहा, ऐसा मत कहिए भैया, आप मेरे सगे भाई से भी बढ़ करके हैं। जितना प्रेम मुझे आपसे मिला है, अगर मेरा कोई सगा भाई भी होता तो उतना प्रेम तो मुझे मेरे भाई से भी नहीं मिलता। राहुल ने आगे रोते हुए अविनाश से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगर आप मुझे मेरी गलती के लिए पनिशमेंट भी देना चाहें तो दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ भैया मुझे गैर मत बनाइए। मैं आपका भाई हूं और हमेशा ही रहूंगा। राहुल को यूं रोता देख करके अविनाश ने उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह जानता था कि राहुल उससे कितना प्रेम करता है। और फिर अविनाश ने राहुल से कहा, जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, लेकिन मुझे सुन करके बुरा लगा। तुमने अपने मन में यह कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी मदद करने में परेशानी होगी। और फिर अविनाश ने राहुल को अपने सामने किया और उसकी ओर देखते हुए भरे गले से कहा, अरे पगले, परेशानी तो मुझे अब हो रही है यह सुन करके कि मेरा छोटा भाई बड़े भाई के होते हुए भी कॉलेज नहीं जा पा रहा था। राहुल ने तब अपने दोनों हाथ अविनाश के पैरों की ओर बढ़ा दिए और उससे कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अविनाश ने राहुल के हाथ को पकड़ लिए और उसे खड़ा करते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, एक भाई की जगह एक दूसरे के हृदय में होनी चाहिए। और अविनाश ने एक बार फिर से राहुल को अपने गले से लगा लिया और फिर उससे कहा, अब से घर बैठ करके झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी है, कल से तुम फिर से कॉलेज जाओगे। सुन करके राहुल अविनाश से अलग हो गया और फिर उसने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, जरूर मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म रहे होंगे जो आप जैसा बड़ा भाई मुझे मिला है। थैंक यू सो मच भैया। अविनाश ने तब मुस्कुरा करके राहुल से कहा, तब तो मैंने भी अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसा अच्छा भाई मुझे मिला है। और फिर अविनाश ने आगे राहुल से कहा, और ये बात बात पर ऐसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम। राहुल ने तब अविनाश की ओर देखते हुए कहा, जी भैया। और फिर अविनाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ राहुल से कहा, मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम प्लीज मुझे एक ग्लास पानी ला करके दोगे। राहुल, अभी लेकर के आता हूं भैया। राहुल वहां से जाने ही लगा था कि तभी अविनाश ने उसे रोकते हुए कहा, रुको राहुल। राहुल रुक गया और उसने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, जी भैया। अविनाश ने तब अपने ऑफिस बैग में से कुछ कागज निकाले और राहुल की ओर बढ़ाते हुए उससे कहा, ये अपने घर के कागज हैं, चाची को दे देना, अब से ये घर हमारा अपना है। अविनाश जानता था कि राहुल फिर से उससे थैंक्स कहेगा, इसलिए उसने पहले ही राहुल से कहा, तुम अब थैंक यू बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के नहीं बल्कि हमारे घर के कागज लेकर के आया हूं। अविनाश की बात सुन करके राहुल भावुक हो गया था, इसलिए उसने तब भरे हुए गले से अविनाश से कहा, नहीं कहूंगा भैया। और फिर राहुल ने अविनाश से आगे कहा, भैया मैं आपके लिए पानी लेकर के आता हूं। और कह करके राहुल वहां से चला गया। राहुल किचन में पानी लेने पहुंचा था कि तभी वहां पहले से मौजूद शीला ने राहुल को देख करके कहा, तुम्हारे भैया आ गए राहुल। राहुल, जी मम्मी, भैया कुछ देर पहले ही घर पहुंचे हैं। और फिर राहुल ने हाथ में पकड़े हुए कागज जो कि घर के थे अपनी मां की ओर बढ़ाते हुए कहा, मम्मी ये हमारे घर के कागज हैं, भैया पैसे दे करके घर के कागज वापस ले आए हैं। शीला ने तब राहुल के हाथ से कागज ले लिए और उन कागजों की ओर बड़े ध्यान से देखने लगी। तब राहुल ने अपनी मां से कहा, मम्मी
जिनके साथ इस घर में गलत व्यवहार किया गया, आज उन्होंने ही इस घर को दूसरे के हाथों से जाने से बचा लिया है। इस घर में रहने वालों ने उन्हें गैर समझा, लेकिन भैया ने इस घर को और घर वालों को कभी गैर नहीं समझा। राहुल की बातें सुनकर के शीला ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी भीगी पलकें सब बता रही थी कि उन्हें भी राहुल की बात सुन करके आत्मग्लानि हो रही है। और अपनी मम्मी की नम आंखों को देख करके राहुल भी इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने तब अपनी माँ से कहा, मम्मी हम अतीत में जा करके उसे तो अब नहीं बदल सकते, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हम सबको मिल करके भैया का इतना ख्याल रखना है कि उन्हें कभी यह ना लगना चाहिए कि इस घर के लोगों ने कभी उनके साथ गलत बर्ताव भी किया था। शीला ने भरे हुए गले से राहुल से कहा, तुम्हारी तरह ही अब अविनाश भी मेरा बेटा है और मैं एक अच्छी माँ की तरह अपने बेटों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर के राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने तब हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी माँ से कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ मम्मी, हमारे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। तभी राहुल को याद आया कि उसे अविनाश के लिए पानी लेकर के जाना था और इसलिए तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये तो मैं भूल ही गया था कि भैया ने मुझसे पानी मंगाया था। और फिर राहुल ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मम्मी मैं भैया के लिए पानी लेकर के जाता हूँ। शीला मैंने अविनाश के लिए जूस भी बनाया है, मैं जूस के साथ पानी भी लेकर के जाऊंगी। राहुल आप परेशान क्यों होती हैं, मैं लेकर के जाऊंगा मम्मी। शीला मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगी, इसी बहाने अविनाश से कुछ बात भी कराऊंगी। वैसे भी मैं अविनाश से कुछ बात करना चाहती हूँ। राहुल तब ठीक है, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा। शीला जाने ही लगी थी कि तभी राहुल को ख्याल आया कि उसे अपनी माँ को उसके कॉलेज ना जाने वाली बात अब बता देनी चाहिए। यही विचार कर राहुल ने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप भैया को जूस दे आइए, फिर मुझे आपको कुछ बताना है। शीला अच्छा ठीक है, और फिर शीला वहां से चली गई। शीला ने अविनाश के रूम के बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे लिए जूस लेकर के आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अविनाश बेड पर बैठा हुआ था। चाची की आवाज सुन करके वह बेड से खड़ा हो गया और दरवाजे का पर्दा हटाते हुए शीला से कहा, आपने क्यों तकलीफ की चाची, मुझे बुला लिया होता। शीला भला बच्चों के काम से भी माँ बाप को तकलीफ होती है क्या? और फिर शीला ने अविनाश से आगे कहा, चलो चल करके पानी पी लो और मैं तुम्हारे लिए जूस भी लेकर के आई हूँ, फिर जूस पी लेना। अविनाश तब दरवाजे से एक तरफ हो गया और उसने शीला से कहा, आप आ जाइए चाची। तब शीला रूम के अंदर चली गई। अविनाश ने तब जा करके ट्रे में से पानी का ग्लास उठा करके पानी पिया और फिर जूस का ग्लास भी उठा लिया। जब अविनाश ने जूस भी पी लिया तो खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए शीला से कहा, थैंक यू चाची। शीला ये कहने की जरूरत नहीं है बेटा। और फिर शीला ने अविनाश की ओर घर के कागज बढ़ाते हुए कहा, बेटा अब ये तुम अपने पास ही रख लो। अविनाश उन कागजों को देखते ही पहचान गया था कि ये कौन से कागज हैं, इसलिए उसने तुरंत शीला से कहा, चाची ये कागज आप अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। शीला लेकिन बेटा इनके अधिकारी तो अब तुम ही हो। अविनाश एक तरफ बेटा भी बोलती हैं आप और दूसरे ही पल यह जता करके बेटे को पराया भी कर दिया। शीला तो तुमने सुन लिया था। अविनाश जी। और फिर अविनाश ने आगे कहा, मैं जिस प्यार के लिए बचपन से तरसता हूँ, मेरी माँ का वो प्यार बहुत दिनों के बाद मुझे मिला है। ये कागज दे करके मुझे फिर से गैर मत बनाइए चाची, मुझे ये कागज नहीं बल्कि अपनी माँ का प्यार चाहिए। और कहते हुए अविनाश की आंखें भर आई थी। अविनाश की आंखों में आंसू देख करके शीला ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, गलती हो गई मुझसे। अविनाश ने तब झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, एक शर्त पर। शीला और वह क्या है शर्त? अविनाश आप मुझे फिर कभी ये घर के कागज लेने को तो नहीं कहेंगी ना? शीला ने तब हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, कभी नहीं। तभी अविनाश की नज़र दरवाजे पर खड़े राहुल पर पड़ी और उसने तब राहुल की ओर देखते हुए कहा, वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। राहुल तब अविनाश के पास जा करके बैठ गया और उसने तब अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं आपको बाहर कुछ बताने वाला था ना, वो अब मैं बताता हूँ। शीला हाँ तुम कुछ बताने वाले तो थे, बोलो ना क्या बात है। राहुल मम्मी मैं कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा था।
शीला ने हैरानी से कहा, कॉलेज नहीं जा रहे थे, मगर क्यों? राहुल आगे कुछ कह पाता, अविनाश ने बीच में बोलते हुए कहा, ओ मैं बताता हूँ चाची। अविनाश ने तब सारी बात शीला को बता दी। अविनाश की बात सुन करके शीला कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी अविनाश ने आगे कहा, चाची पहले घर की स्थिति देख करके छिपाना अलग बात थी, लेकिन राहुल अब इतने बड़े हो गए हैं कि मुझसे भी बात छिपा रहे थे कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। वो तो इत्तेफाक से मुझे पता लग गया। राहुल, अविनाश आगे कुछ कहता उससे पहले राहुल ने कहा, मम्मी इसलिए भैया ने मेरे कॉलेज की फीस भी भर दी है। पूरी बात जान करके शीला की आंखें भी भर आई थी और उन्होंने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, जरूर पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। और फिर चाची ने अविनाश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम खूब तरक्की करो बेटा, हमेशा खुश रहो तुम। अविनाश ने तब अपने हाथों से चाची के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तभी खुश हो सकता है जब उसकी माँ की आंखों में आंसू ना हो। शीला ने तब अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं बेटा। शीला को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने अब राहुल के साथ साथ अविनाश को भी अपना बेटा मान लिया था। अविनाश अपने परिवार की खुशियां फिर से लौटा चुका था। अब बारी थी उसे अपनी और पिंकी की खुशी के लिए कुछ करने की। लेकिन अविनाश के अपने उसूलों के चलते उसने अपने दिल पर एक बार फिर से पत्थर रखने का निर्णय कर लिया था। वह पिंकी से मिलने से पहले दिलीप साहब से लिए पैसों को लौटाना चाहता था और उसके लिए निर्णय ने फिर से पिंकी के इंतजार को और बढ़ा दिया था। कुछ दिन और निकल गए थे लेकिन पिंकी का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ था और इसी वजह से पिंकी एक दिन बहुत उदास थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किससे अपना गम बांटे, कौन है जो उसे उसके अविनाश से मिलाने में उसकी मदद कर सकता है। पिंकी अपने मन में यही विचार कर रही थी कि तभी उसे श्याम का ख्याल आया और उसने अपना फोन उठा करके श्याम का नंबर डायल कर दिया। पिंकी ने जब श्याम को फोन मिलाया था उस वक्त श्याम अपने टी ब्रेक पर ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। श्याम ने जैसे ही पास रखे फोन की रिंग सुनी तब उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डालते हुए देखा तो पाया कि फोन पिंकी का है और तब उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और फोन उठा करके अपने कान से लगाते हुए कहा, आज बहुत दिनों के बाद दोस्त की याद आई है। श्याम की बात सुन करके पिंकी ने नॉर्मल होते हुए कहा, सॉरी श्याम, कुछ दिनों से बिजी थी इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाई। श्याम, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और बताओ क्या चल रहा है? पिंकी, तुमसे कुछ बात करनी थी श्याम। और इस बार जब श्याम ने पिंकी से कहा था तो श्याम ने महसूस किया कि पिंकी कुछ परेशान है, इसलिए तब श्याम ने पिंकी की परेशानी की वजह जानने के लिए उससे पूछा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? पिंकी ने तब अविनाश और अपने बारे में श्याम को सब बता दिया और फिर उसने श्याम से आगे कहा, मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बिना बताए चला जाएगा। मान लिया कि मजबूरी में जाना भी पड़ा तो क्या एक बार भी वह मुझे फोन भी नहीं कर सकता था? लेकिन श्याम वो इतना पत्थर दिल निकला, उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। और कहते कहते पिंकी रोने लगी। तब श्याम ने उसे समझाते हुए कहा, पिंकी रो मत और विश्वास रख अपने प्यार पर। अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारा प्यार जल्द ही मिल जाएगा और तुम फिक्र मत करो, मैं भी अब तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिल करके तुम्हारे प्यार को ढूंढेंगे और मुझे यकीन है कि वह जल्द ही हमें मिल जाएंगे। पिंकी, हर रोज यही दिलासा दे करके मैं भी खुद को अब तक समझाती आई हूँ कि आज मुझे मेरा बिछड़ा हुआ प्यार वापस मिल जाएगा, लेकिन हर दिन के साथ आस टूट जाती है और खुद को यह सोच करके समझाती हूँ आज नहीं तो कल वो मेरे पास वापस लौट आएगा। लेकिन अब तो ये दिलासा देते देते भी थक गई हूँ श्याम। और कह करके पिंकी सिसक सिसक करके रोने लगी। पिंकी की रोने की आवाज़ सुन करके श्याम के चेहरे पर भी उदासी साफ दिख रही थी और अब नमी उसकी आंखों में भी उतर आई थी। श्याम ने खुद को संभाला और फिर पिंकी को समझाते हुए कहा, हम पर भरोसा है ना तुम्हें? पिंकी ने भरे हुए गले से कहा, हाँ। श्याम ने पिंकी को समझाते हुए कहा, तुम कहती हो ना अक्सर कि श्याम के रहते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, तो फिर अपने ये विश्वास अब भी बनाए रखो और हम पर विश्वास रखो पिंकी, और प्लीज हमारी खातिर चुप हो जाओ।
हम तुम्हारे प्यार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे पिंकी। श्याम जानता था कि पिंकी अभी बहुत हर्ट है और उसे किसी ऐसे अपने की जरूरत है जो उसे समझता हो, इसलिए उसने पिंकी से आगे कहा, तुम कहाँ हो अभी? पिंकी, घर पर हूँ। श्याम, आज ऑफिस नहीं गई क्या? पिंकी, मन अच्छा नहीं था इसलिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है आज। श्याम, अच्छा फिर हमारे ऑफिस आ जाओ, यहाँ हम हैं और टीना भी है तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। श्याम ने आगे पिंकी से कहा, हम चाहते हैं कि आपका मन बहल जाए इसलिए प्लीज मना मत कीजिएगा। पिंकी, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। श्याम, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। पिंकी, तुम्हें रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, बोलो ना क्या बात है। श्याम, अभी जब आप हमसे बात करने के बाद फोन रखें तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, उदासी नहीं। श्याम की अपनेपन से भरी बातें सुन करके पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, अच्छी बात है श्याम, अच्छा तो फिर हमें आपके आने का इंतजार रहेगा। पिंकी, मैं आती हूँ। और फिर पिंकी ने श्याम से आगे कहा, थैंक यू श्याम। श्याम, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी दोस्ती थैंक यू से बहुत ऊपर है। और फिर श्याम ने पिंकी से बाय कहा और फोन कट कर दिया। लेकिन पिंकी को अपने प्यार के लिए रोने की बात ने श्याम को उसे एहसास को वापस याद दिला दिया था जो कि उसे कभी टीना के लिए हुआ था। उसे अपनी और टीना की पहली मुलाकात याद आ गई। उसे अपनी और टीना की पहली मुलाकात याद आ गई थी जब उसने पहली बार टीना को देखा था और देखते ही उसके दिल में जगह बना ली थी। उस एहसास को याद कर श्याम के चेहरे पर चमक आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसे टीना के थप्पड़ वाली बात याद आई उसके चेहरे की वो चमक जाती रही और उसने अपने मन में आई टीना के लिए प्यार की फीलिंग को फिर से दबा दिया। श्याम ने अपने प्यार को अपने अंदर ही दबा दिया था और वह अब गंभीर होकर के पिंकी को उसके प्यार से मिलवाने के बारे में सोचने लगा था। तभी टीना ने श्याम के ऑफिस रूम का गेट खोला और उससे कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अचानक से टीना की आवाज़ सुन करके श्याम अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसने अपनी जगह से खड़े हो करके कहा, प्लीज कम इन। टीना ने अंदर आते हुए कहा, मेरे लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है श्याम, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ। श्याम, लेकिन बॉस की बेटी तो हैं। टीना, बेटी हूँ तो क्या हुआ, तुझे मेरे लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। श्याम, कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे लेकिन हमें रिस्पेक्ट देना पसंद है। श्याम को टीना का उसे तू कह कर के बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह उससे कह नहीं सकता था कि टीना उससे रिस्पेक्ट से बात करे, क्योंकि श्याम का मानना था कि रिस्पेक्ट किसी से छीना नहीं जाता है। इसलिए उसने टीना से सीधे तो नहीं कहा था, लेकिन इस बार उसने अपनी बातों से टीना को जता अवश्य दिया था। लेकिन इसके बावजूद टीना श्याम की बात का आशय नहीं समझ पाई थी, इसलिए उसने उस बारे में तो श्याम से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने हाथ में ली हुई फाइल श्याम की ओर बढ़ा दी और फिर उससे कहा, पापा ने ये फाइल तुझे दिखाने के लिए दी है, तू फाइल देख करके पापा को वापस भिजवा देना। श्याम, ओके। और कह करके टीना वहां से जाने के लिए मुड़ गई। टीना ने श्याम से बात करने के दौरान श्याम के चेहरे पर परेशानी नोटिस की थी। इसी बारे में सोच करके टीना के बढ़ते हुए कदम रुक गए और फिर उसने वापस श्याम की ओर देखते हुए कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? श्याम अब वापस अपनी चेयर पर बैठ चुका था और वह फाइल खोल करके देख रहा था, लेकिन टीना की बात सुन करके उसने अपनी नज़र फाइल से हटा करके टीना की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए टीना से कहा, हम ठीक हैं टीना, मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू कुछ परेशान है? अगर कोई बात है तो तू पापा से शेयर कर सकता है। टीना कहना तो चाहती थी कि अगर कोई बात है तो वह उससे शेयर कर सकता है, लेकिन वह जानती थी कि अब तक श्याम की नाराज़गी उसके लिए कम नहीं हुई है, इसलिए उसने अपनी जगह अपने पापा के बारे में बोला था। टीना की बात के जवाब में श्याम ने टीना से कहा, अगर हमें लगेगा कि सर को बताने लायक कोई बात है तो हम उनसे शेयर कर लेंगे, मगर अभी ऐसी कोई बात नहीं है। टीना, मेरा फर्ज है अपनी ऑफिस के एम्प्लॉय का ख्याल रखना, मुझे तेरे चेहरे पर कुछ परेशानी दिखी इसलिए पूछ लिया।
टीना श्याम से अपने रिश्तों की कड़वाहट की वजह से अपने मन की बात श्याम से नहीं कह पाई थी कि उसे उसकी फिक्र है, इसलिए उसने अलग तरीके से श्याम से कहा था। श्याम ने टीना की बात के जवाब में उससे कहा, अच्छी बात है, अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना भी चाहिए। श्याम ने जैसे ही टीना से ये बात कही थी, लेकिन टीना को श्याम की यह बात अच्छी लगी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह फिर वहां से चली गई। कुछ घंटे बीत गए थे और पिंकी अब श्याम के ऑफिस पहुंच गई थी, लेकिन वह अब तक इस बात से अनजान थी कि उससे जिसकी उसे तलाश है वो और कहीं नहीं बल्कि इसी ऑफिस में जॉब करता है जहां वो अभी है। पिंकी पहले भी टीना के साथ उसके ऑफिस आ चुकी थी, इसलिए वह भी रिसेप्शनिस्ट प्रिया को जानती थी। वह ऑफिस पहुंच करके सीधा प्रिया के पास गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो प्रिया मैम, कैसी हो आप? प्रिया ने भी तब मुस्कुराते हुए कहा, मस्त, और आप बताओ आप कैसी हो? पिंकी, मैं भी अच्छी हूँ। और पिंकी क्या ही कहती प्रिया से, कैसे बताती वह कि उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वह असली नहीं है, बल्कि वह हंसने का नाटक भर कर रही है। कैसे कहती कि वह ठीक नहीं है, लेकिन वह अपनी परेशानी प्रिया को बता करके उसे भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। और इसलिए पिंकी ने बात पलटते हुए प्रिया से कहा, टीना और श्याम कहाँ हैं? प्रिया, वो ऑफिस में ही हैं, अगर आप कहो तो मैं बुला देती हूँ उन्हें। पिंकी, नहीं प्रिया, मैं खुद जा कर के दोनों से मिल लेती हूँ, बस तुम मुझे ये बता दो कि वो दोनों मुझे मिलेंगे कहाँ। प्रिया, श्योर मैम। और फिर प्रिया ने पिंकी को बता दिया कि टीना और श्याम कहाँ हैं। दोनों का पता लगने के बाद पिंकी वहां से चली गई। पिंकी वहां से पहले श्याम से मिलने के लिए गई थी। वह श्याम के ऑफिस रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसने एक ग्लास में से किसी को देखा और उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए। दरअसल पिंकी जब श्याम से मिलने के लिए जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक ऑफिस के रूम के ग्लास से होती हुई उसके अंदर चली गई थी और उसने वहां काम कर रहे जिस शख्स को देखा तो वह उसे अविनाश जान पड़ा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अविनाश यहाँ कैसे हो सकता है, यह उसकी आंखों का भ्रम है और कुछ नहीं। यही विचार करके उसने अपने रुके हुए कदमों को फिर से आगे बढ़ा दिया। अविनाश तब अपने सिस्टम के सामने बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे लगा कि पिंकी बाहर थी और तब उसने उस ओर देखा जहां से पिंकी निकली थी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा और तब उसने खुद से कहा, पिंकी यहाँ कैसे हो सकती है अविनाश, यह तुम्हारा भ्रम था। और फिर वह वापस अपने सिस्टम की ओर देखने लगा। पिंकी ने अपने कदमों को आगे बढ़ा तो दिया था, लेकिन उसका दिल उसे बार बार रुकने के लिए बोल रहा था। लेकिन पिंकी उस बात को अभी भी अपनी आंखों का भ्रम समझ करके वहां से आगे अपने कदमों को बढ़ाती रही, क्योंकि उसके अनुसार अविनाश वहां हो ही नहीं सकता था। यही विचार करके उसने अविनाश को देख करके भी अपनी आंखों का भ्रम समझ करके उसे अनदेखा कर दिया था। पिंकी श्याम के ऑफिस रूम के बाहर पहुंची ही थी कि तभी उसे श्याम अंदर से आता हुआ दिख गया। श्याम को देख करके पिंकी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। श्याम को देख करके पिंकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। श्याम ने भी पिंकी को देख लिया था और उसने तब पिंकी से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे ऑफिस में आपका स्वागत है मैडम। पिंकी ने मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू श्याम। तभी पिंकी की नज़र श्याम के हाथ में पकड़े हुए लंच बॉक्स पर गई और उसने तब श्याम से कहा, तुम लंच करने जा रहे हो? श्याम, हाँ, तुम भी हमारे साथ चलो, दोनों वहीं बैठ करके बात करते हैं। पिंकी, ओके। और फिर श्याम और पिंकी कैंटीन की ओर चले गए। श्याम और पिंकी दोनों एक टेबल के आमने सामने ऑफिस की कैंटीन में बैठे हुए थे। तभी श्याम ने पिंकी की ओर मेनू बढ़ाते हुए कहा, बताओ तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करें हम? पिंकी, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है श्याम, तुम खा लो। श्याम, अच्छा ठीक है, ऑर्डर नहीं करते हैं हम, जितना भी मन हो हमारे साथ खा लेना। श्याम ने जब इतने प्यार से कहा था तो पिंकी अब उसे मना करके हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है। तभी श्याम ने अपनी कलाई में पहनी हुई घड़ी की ओर देखा और फिर खुद से कहा, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। पिंकी ने श्याम की बात सुन ली थी और इसलिए उसने तब श्याम से कहा, कोई और आने वाला है क्या? श्याम, हम और हमारे एक दोस्त अक्सर साथ में ही लंच करते हैं, लेकिन पता नहीं आज अभी तक वह क्यों नहीं आए हैं।
अब तक तो आ जाना चाहिए था। पिंकी, आप उनसे फ़ोन करके पता कर लीजिए कि वो कहाँ हैं। श्याम, यही सही रहेगा। और कह करके श्याम ने अपने फ़ोन से अविनाश का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद अविनाश ने जब श्याम का फ़ोन रिसीव कर लिया तो श्याम ने अविनाश से कहा, अविनाश भाई कहाँ हो तुम, आए क्यों नहीं अब तक? अविनाश, सॉरी श्याम जी, आज मुझे एक फाइल अर्जेंट कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं कुछ देर बाद लंच करूंगा, आप लंच कर लीजिए। श्याम, ओके, कोई बात नहीं। और फिर श्याम ने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन जैसे ही श्याम ने सामने की ओर देखा, उसे पिंकी वहां नहीं दिखी, बल्कि वह वहां से कुछ दूर दौड़ करके जाती हुई दिख रही थी। यह देख करके श्याम हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक पिंकी को हुआ क्या है। दरअसल बात कुछ ही मिनट पहले की है, जब पिंकी ने श्याम के मुंह से अविनाश का नाम सुना था, और तब पिंकी को कुछ देर पहले वाली बात याद आ गई और उसे जो कुछ देर पहले अपनी आंखों का भ्रम लग रहा था, उसे अब यकीन हो गया था कि जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था वह उसकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि वह अविनाश ही था। इसलिए पिंकी वहां से बिना देर किए भागती हुई अविनाश के ऑफिस की रूम की ओर चली जा रही थी। जब श्याम ने पिंकी को यूं भागते हुए देखा तो वह भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और पिंकी के पीछे वह भी चला गया। पिंकी भागती हुई चली जा रही थी। आसपास मौजूद लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अभी पिंकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो अभी केवल अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। तभी श्याम ने पिंकी को आवाज लगाते हुए कहा, पिंकी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन पिंकी ने तो जैसे श्याम की बात सुनी ही नहीं थी। उसका पूरा ध्यान अभी अविनाश पर ही था। वह जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना चाहती थी जहां उसने अविनाश को देखा था। पिंकी दौड़ती हुई लिफ्ट के पास पहुंची, लेकिन लिफ्ट अभी किसी और फ्लोर पर थी और पिंकी को एक पल भी वेट करना मुश्किल हो रहा था। उसने लिफ्ट का वेट नहीं किया और वह भागती हुई सीढ़ियों की तरफ चली गई। कुछ देर बाद पिंकी अविनाश के ऑफिस के रूम के बाहर पहुंच गई थी। उसकी सांसें दौड़ने की वजह से तेज चल रही, लेकिन उसे जैसे अभी अपनी कोई परवाह ही नहीं थी। उसने हांफते हुए ऑफिस रूम के ग्लास में से अंदर की ओर देखा और जैसे ही उसकी नज़र अंदर बैठे अविनाश पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। पिंकी कुछ देर वहीं खड़ी अविनाश को देखती रही और फिर वह वहां से दरवाजे की ओर चली गई और फिर उसने रूम का दरवाजा खोला और अविनाश की ओर देखते हुए भरे हुए गले से कहा, मिस्टर अविनाश, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आवाज़ सुनते ही अविनाश ने अपने सिस्टम से नज़र हटा करके दरवाजे की ओर देखा और देखते ही वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरानी के साथ कहा, पिंकी। पिंकी दरवाज़ा बंद करके अब रूम के अंदर आ गई और वहां से कुछ कदम चल करके अविनाश के टेबल के पास आकर के खड़ी हो गई और फिर उसने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान तो लिया। मुझे तो लगा था कि अब तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। क्यों? अविनाश ने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? पिंकी ने रोते हुए अविनाश से कहा, रहने दो, बातें मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ। अगर मुझे तुमने इतना ही याद रखा होता तो क्या एक बार भी मेरी खबर लेने की कोशिश भी नहीं की होती? यह जानने की भी कोई कोशिश नहीं की कि पिंकी जिंदा है या मर गई? पिंकी की यह बात सुन करके अविनाश की भी आंखें भर आई और उसने भरे हुए गले से कहा, प्लीज़ पिंकी, ऐसा मत कहो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो और यह बात भी गलत है कि मैं तुम्हारी खबर नहीं रखता था। मैं समय समय पर तुम्हारे बारे में पता करता रहता था। हाँ, वो मेरी मजबूरी थी कि मैं चाहते हुए तुमसे संपर्क नहीं कर सका और तुम्हारे सामने भी नहीं आ सका। पिंकी ने रोते हुए कहा, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि तुम मुझसे अपनी वो मजबूरी शेयर भी नहीं कर सके और मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए? श्याम पिंकी के पीछे पीछे आ तो रहा था, लेकिन बीच में पिंकी उसकी आंखों से ओझल हो गई थी और वह अब पिंकी को ढूंढता हुआ अविनाश के ऑफिस रूम के बाहर पहुंच गया था और वहीं से चारों ओर अपनी नजरें दौड़ा करके पिंकी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पिंकी नहीं दिखाई दी। जब
अब भी पिंकी का कोई पता नहीं चला तो अविनाश ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और वह फोन पर पिंकी का नंबर डायल करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि पिंकी अविनाश के ऑफिस रूम में है। और तब उसने ग्लास में से अंदर की ओर देखा तो वह हैरान रह गया। पिंकी उसे रोते हुए अविनाश के साथ बातें करती हुई दिख रही थी। अब श्याम को समझते देर नहीं लगी कि पिंकी अचानक से वहां से क्यों भाग करके चली आई थी, क्योंकि पिंकी जिसे ढूंढ रही थी वह कोई और नहीं बल्कि अविनाश ही था। श्याम का मन किया कि वह अंदर जाए और दोनों के सारे गिले शिकवे खत्म कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी उन दोनों को कुछ देर अकेले छोड़ना ठीक रहेगा। यही विचार करके वह अभी वहीं बाहर खड़ा रहा, दोनों को देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि जब दोनों में के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे तब वह अंदर जा करके दोनों से बात करेगा। इसी दौरान टीना, जो कि प्रिया से पता चलने पर पिंकी को ढूंढती हुई जा रही थी, तभी उसकी नज़र श्याम पर पड़ी। उसने देखा कि श्याम अविनाश के ऑफिस रूम के बाहर खड़ा है और रूम के ग्लास से अंदर की ओर देख रहा है। यह देख करके उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्याम ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि श्याम अविनाश को काम करते हुए नोटिस कर रहा है, लेकिन टीना को अपने इस तर्क से संतुष्टि नहीं मिली और फिर वह भी पूरी बात जानने के लिए श्याम की तरफ चली गई। वह श्याम के पास पहुंच तो गई थी, लेकिन उसकी श्याम से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और श्याम, जो कि अभी अंदर की ओर ही देख रहा था, उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि टीना भी वहां आ गई है। टीना ने श्याम से तो नहीं पूछा था, लेकिन वह खुद को अंदर देखने से रोक नहीं पाई और वह भी श्याम के पीछे जा करके रूम के अंदर की ओर देखने की कोशिश करने लगी। और तभी उसने देखा कि पिंकी रोते हुए अविनाश से बात कर रही है। यह देख करके टीना भूल गई कि उसके और श्याम के बीच मनमुटाव चल रहा है और बिना इस बात पर ध्यान दिए उसने श्याम से कहा, क्या तुझे पता है कि पिंकी रो क्यों रही है? श्याम, क्योंकि अविनाश वही लड़का है जिससे पिंकी प्यार करती है और जब आज इतने दिनों के बाद दोनों मिले हैं तो पिंकी रोने से कैसे खुद को रोक पाती। श्याम भी पिंकी और अविनाश की वजह से अभी अपने और टीना के रिश्तों की कड़वाहट को भूल चुका था और इसलिए वह भी टीना से अभी अच्छे से बात कर रहा था। श्याम की बात सुन करके टीना ने श्याम से कहा, देखने से तो नहीं लगता है कि अविनाश किसी का दिल तोड़ सकता है, लेकिन फिर उसने पिंकी के साथ ऐसा क्यों किया? श्याम, हो सकता है कि अविनाश की कोई मजबूरी रही हो, क्योंकि अविनाश के बारे में इतना तो हम यकीनन कह सकते हैं कि वह किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। टीना, या तो तूने सही कहा, मुझे भी अविनाश गलत नहीं लगता है, शायद उसकी कोई मजबूरी ही रही होगी। श्याम, हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाए और दोनों एक दूसरे के गिले शिकवे भुला करके एक नई शुरुआत करें। टीना, मैं भी यही चाहती हूँ। चलो देखते हैं कि दोनों अब कैसे पुरानी बातों को भुला करके एक नई शुरुआत करते हैं। और फिर टीना और श्याम दोनों वहाँ खड़े पिंकी और अविनाश की ओर ध्यान से देखने लगे। जब श्याम और टीना अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तो दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल थे। श्याम को जैसे अभी टीना के प्रति अपनी नाराजगी याद ही नहीं रही और वह अच्छी तरह से टीना से बात कर रहा था और टीना भी अभी बिना किसी झिझक के श्याम से बात कर पा रही थी। अविनाश ने पिंकी की बात का जवाब देते हुए कहा, पिंकी, मुझे तब नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसलिए मैं अपनी वजह से तुम्हारा भविष्य नहीं खराब करना चाहता था। यही सोच करके मैंने तुम्हें अपने जाने के बारे में नहीं बताया था। पिंकी, मान लिया कि तब तुम्हारी मजबूरी थी, तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन आज तो तुम अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, अच्छी पोस्ट पर भी हो, फिर अब क्यों नहीं बताया? पिंकी ने रोते हुए अविनाश से आगे कहा, कोई जवाब तुम्हारे पास है? पिंकी की बात का जवाब देते हुए अविनाश ने कहा, पिंकी, मैं जानता हूं कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन पिंकी, मैंने हमेशा तुम्हें याद किया है, तुम्हारी फिक्र हमेशा मुझे रही है। यहां आने के बाद मैंने तुमसे मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन कुछ हालातों के चलते मुझे अपना प्लान बदलना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं तुमसे मिलूं तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने ना आए। पिंकी ने अविनाश की बात सुनने के बाद उससे कहा, अगर मुश्किलें आती भी हैं
तो हम दोनों मिल करके डट करके उनका सामना करते और मैं भी तुम्हारे साथ मुश्किलों से लड़ने के लिए बराबरी से खड़ी रहती। फिर तुम्हें मुझसे ये सब छिपाने की क्या जरूरत थी? पिंकी ने आगे अविनाश की ओर देखते हुए कहा, या तुम्हें अपनी पिंकी पर भरोसा नहीं था जो तुमने मुझे अपना हाल बताना भी ठीक नहीं समझा? अविनाश की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उसने भरे हुए गले से पिंकी से कहा, ऐसा मत कहो पिंकी, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो फिर किस पर भरोसा करूंगा? पिंकी, तुमने तो अपनी बात कह ली, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना अकेला कैसे रहा होऊंगा? तुम तो अपने परिवार के साथ में थी, लेकिन मेरा तो परिवार भी साथ नहीं था। तुमने सोचा है कभी कि मैं सबसे दूर कैसे रहा होऊंगा? तुम्हें पता है, अगर मैं अपनों से दूर रहा भी तो तुम्हारी ताकत की वजह से। तुम मेरी ताकत बन करके हमेशा मेरे साथ रही, और अगर मैं आज कुछ बन सका हूं तो वह भी तुम्हारी इसी ताकत की वजह से। तुम मेरी प्रेरणा थी पिंकी, और तुम कह रही हो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अविनाश अब खुद को और रोक नहीं पाया और वह भी अब रोने लगा था, और रोते हुए उसने पिंकी से आगे कहा, मैं खुद से भी ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ कि पिंकी, जितना दुख तुम्हें मुझसे दूर होने का है उतना ही दुख। अविनाश अपनी बात पूरी करता उससे पहले पिंकी ने उसके ओंठों पर अपना हाथ रख दिया और रोते हुए अविनाश से कहा, मैं जानती हूं अविनाश, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर संदेह किया। अविनाश ने तब पिंकी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं पिंकी, अब मत रो, और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। श्याम और टीना दोनों बाहर से देख रहे थे और अविनाश और पिंकी का यह प्यार देख करके दोनों की भी आंखें भर आई थी। और तब श्याम ने अपनी आंखों के किनारे पहुंचते हुए टीना से कहा, अच्छा लगा यह देख करके कि आखिर पिंकी को उसका प्यार मिल ही गया। टीना, पिंकी खुशनसीब है जो उसे इतना प्यार करने वाला साथी मिला है। श्याम, उतने ही खुशनसीब अविनाश भी हैं जो उन्हें इतना प्यार करने वाली संगनी पिंकी के रूप में मिली है। श्याम और टीना अभी अविनाश और पिंकी के प्रेम को देख करके अपने मनमुटाव को भूल चुके थे और दोनों ही अच्छी तरह एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। अविनाश ने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, पिंकी, कहीं ना कहीं मैं ही तुम्हारा दोषी हूं, जो मेरी वजह से तुम्हारी सुंदर आंखों में आंसू आए। अविनाश की यह बात सुनकर के पिंकी ने अविनाश पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरे अविनाश को भी दोषी कहा तो। अविनाश ने भी तब बनते हुए कहा, अगर किसी ने अनुचित काम किया है तो उस पर आरोप लगाना अनुचित भी तो नहीं है। पिंकी, हमने कहा ना कि हम अपने अविनाश के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते, इसलिए आपको उनके बारे में कुछ भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है, समझे आप? अविनाश, तो आप अपने अविनाश से इतना प्यार करती हैं? पिंकी, कोई शक है आपको? अविनाश, बिल्कुल भी नहीं। पिंकी ने तब अविनाश की ओर देखते हुए प्यार से कहा, तो अब तो मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगी ना तुम? अविनाश ने तब पिंकी की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुमसे दूर रह करके जी ही नहीं पाऊंगा मैं। आई लव यू पिंकी। पिंकी, आई लव यू टू अविनाश। और तभी किसी ने ताली बजाते हुए कहा, प्यार हो तो इतना गहरा हो, सलाम करती हूं तुम दोनों की मोहब्बत को। आवाज सुनते ही पिंकी और अविनाश दोनों ने ही हैरानी से गेट की ओर देखा। सामने टीना खड़ी थी, लेकिन जैसे ही अविनाश और पिंकी ने टीना को देखा तो दोनों शर्मा गए और टीना से नजरें चुराने लगी। तब टीना ने दोनों को नॉर्मल करने के लिए कहा, मेरे सामने ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, अरे मैं तो तुम दोनों की दोस्त हूं। सही कहा ना मैंने, श्याम? और अपनी बात कह करके टीना ने श्याम की पुष्टि के लिए पीछे पलट करके देखा, लेकिन श्याम तो वहां था ही नहीं। जब पिंकी ने टीना के मुंह से श्याम का नाम सुना तो हैरानी से कहा, क्या श्याम भी थे तुम्हारे साथ में? टीना, बाहर तो था, तुम दोनों को डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए शायद वह अंदर नहीं आया। पिंकी और अविनाश की वजह से टीना श्याम के साथ कंफर्ट हो गई थी, इसलिए उसने पिंकी से आगे कहा, रुको मैं बुलाती हूँ श्याम को, वह बाहर ही होगा। टीना श्याम को बुलाने जाती उससे पहले पिंकी ने टीना से कहा, टीना रुक,
मैं बुलाती हूँ श्याम को। और तब पिंकी चल करके वहां से बाहर की ओर चली गई और कुछ देर बाद वह श्याम के साथ वापस अंदर आ गई और फिर उसने कहा, आज मैं और अविनाश अगर मिले हैं तो उसका पूरा क्रेडिट मैं श्याम को देती हूँ। अगर वह मुझसे यहाँ आने के लिए नहीं कहते तो मुझे अविनाश से मिलने के लिए और भी इंतजार करना पड़ता। और फिर पिंकी ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच श्याम, मैं गलत नहीं बोलती हूँ, तुम जिसके भी साथ रहते हो उसके सब काम बना देते हो। श्याम कुछ कहना ही चाहता था लेकिन उससे पहले अविनाश ने बीच में बोलते हुए कहा, श्याम जी सच में एक ग्रेट पर्सन हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। श्याम की तारीफ सुन करके टीना को बहुत अच्छा लग रहा था और वह खुद भी तो जानती थी कि श्याम की विशेषताओं के बारे में, इसलिए श्याम की तारीफ सुन करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और वह श्याम के चेहरे की ओर देखने लगी थी। पिंकी और अविनाश से अपनी तारीफ सुन करके श्याम ने कहा, आप हमें इंसान ही रहने दीजिए, इतना तारीफ मत कीजिए हमारी। श्याम की बात सुन करके टीना, जो कि श्याम को देख रही थी और कुछ सोच भी रही थी, श्याम की बात सुन करके वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी। और तभी पिंकी ने श्याम की बात का जवाब देते हुए उससे कहा, तारीफ उसकी ही की जाती है जो उसके काबिल होता है। और तब पिंकी की बात के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अविनाश ने श्याम से कहा, बिल्कुल सही कहा पिंकी ने। श्याम ने अविनाश की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, तुम तो अभी से अपनी होने वाली बीबी की तरफदारी करने लगे, मान गए मिस्टर अविनाश, तुम्हें जल्द ही अपनी जिम्मेदारी समझ गए हो। श्याम की बात सुन करके सभी के चेहरों पर स्माइल आ गई और फिर अविनाश ने श्याम से कहा, मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा है, अगर ऐसा करना तरफदारी है तो यही सही। और कह करके अविनाश मुस्कुरा दिया। और अब टीना ने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, वैसे बीबी सही है तो तरफदारी करना बुरी बात भी नहीं है, सही कहा ना पिंकी मैंने। पिंकी ने टीना की बात का कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी श्याम ने सबसे कहा, चलो इस खुशी के अवसर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। टीना ने भी तब श्याम के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, ये तो सही कहा श्याम ने, इस अवसर को हम सबको मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर टीना ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, और तूने कुछ सोचा है इसके लिए श्याम, कि हम सब सेलिब्रेट करेंगे कैसे? श्याम के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वह खुश था कि अब तक वह कुछ देर के लिए इस बात को भी भूल गया था कि पहले उसके और टीना के बीच का रिश्ता कैसा था। लेकिन टीना के एक शब्द तूने जैसे उसकी उन पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था और इसी वजह से उसके चेहरे की वह मुस्कान भी अब टीना की वजह से जाती रही। लेकिन उसे अभी टीना की बात का जवाब तो देना ही था, इसलिए उसने जवाब तो दिया और कहा, हम सब कैंटीन में चल करके साथ में कुछ खाते हैं। और श्याम का यह सुझाव पिंकी और अविनाश को भी सही लगा और टीना ने भी अपनी सहमति जता दी थी। श्याम ने अपनी बात रखी तो थी लेकिन उसके चेहरे पर अभी कुछ देर पहले जैसे बात नहीं रह गई थी और टीना को भी यह समझते हुए देर नहीं लगी कि अब श्याम का रवैया उसके लिए फिर से बदल गया है। और यह देख करके टीना के चेहरे की भी चमक जाती रही थी। कुछ देर पहले तक टीना को लगा था कि पिंकी और अविनाश के मिलन ने उसके और अविनाश के रिश्ते के बीच की कड़वाहट को भी खत्म कर दिया है, लेकिन अब जब उसने श्याम को पहले की ही तरह देखा तो वह अंदर से हताश हो गई। वह कुछ देर पहले पिंकी और अविनाश को मिलता देख करके अपने और श्याम के मिलन की कल्पना भी करने लगे थी। वह सोचने लगी थी कि जल्द ही वह और श्याम भी ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ देर में ही उसका अपना सपना चकनाचूर हो गया था और अब टीना का मन रोने को हो रहा था। और करता भी क्यों ना, आखिर वह भी पिंकी की तरह चाहती थी कि वह भी जिससे प्यार करती है वो उससे बहुत प्यार करे। लेकिन टीना का यह सपना अभी टूट चुका था और वह समझ गई थी कि उसे अपने श्याम के दिल में जगह बनाने में अभी और समय लगेगा। वहाँ से अभी कैंटीन में पहुँचे और फिर सबने वहाँ साथ में खाना खाया। पिंकी के चेहरे पर मुस्कान थी और अविनाश भी पिंकी से मिलने के बाद आज बहुत खुश था। लेकिन टीना सबके साथ खुश होने का नाटक भर कर रही थी क्योंकि वह अपने गम से पिंकी और अविनाश की खुशी को कम
नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने गम को छिपा करके मुस्कुरा रही थी। श्याम का यह व्यवहार देख करके टीना को खाने का मन नहीं था, लेकिन वह किसी को कहने का अवसर नहीं देना चाहती थी, इसलिए सबके लिए उसने थोड़ा सा खाना जबरदस्ती ही सही खा लिया था। पिंकी आज अविनाश की छुट्टी होने तक ऑफिस में ही रुकी थी और छुट्टी होने के बाद वह अविनाश के साथ ही घर जाने के लिए निकली थी। श्याम और टीना अविनाश और पिंकी को बाहर तक छोड़ने आए थे। पिंकी ने जाने से पहले श्याम से कहा, श्याम थैंक यू सो मच, मैं बता नहीं सकती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। श्याम, पिंकी हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसलिए यह सब कहने की ज़रूरत नहीं है। पिंकी ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। अविनाश ने भी श्याम की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू श्याम जी। श्याम ने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, इस थैंक यू से बढ़ करके हमारे लिए तुम्हारी और पिंकी की खुशी है, इसलिए थैंक यू की ज़रूरत नहीं है दोस्त। हम तुम दोनों को आज साथ देख करके बहुत खुश हैं। और फिर पिंकी अविनाश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। तब टीना ने पिंकी से कहा, अविनाश से मिलने के बहाने ही सही आते रहना पिंकी। पिंकी, अविनाश से मिलने ही क्यों, तुझसे मिलने भी आऊँगी मैं। टीना, वो तो मुझे पता है कि तू अब मुझसे मिलने के लिए कितना आएगी। टीना ने आगे पिंकी से कहा, मजाक कर रही हूँ यार, किसी की नज़र ना लगे तुम दोनों को, साथ में दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। और फिर पिंकी और अविनाश ने टीना को थैंक्स कहा और फिर वे दोनों श्याम और टीना को बाय बोल करके वहाँ से चले गए। टीना पिंकी और अविनाश के लिए बहुत खुश थी, लेकिन वह अपने और श्याम के रिश्ते को लेकर के बहुत हर्ट थी। वह श्याम को बताना चाहती थी कि वो श्याम से कितना प्यार करती है, लेकिन श्याम की बेरुखी देख करके वह चाहते हुए भी अपना हाल उसे नहीं बता सकती थी। और श्याम अपनी नाराज़गी के चलते टीना के उसके लिए धड़कते दिल को दिखा नहीं पा रहा था। टीना पहले से ही हर्ट थी, लेकिन तभी प्रिया ने वहां आकर के उसकी परेशानी और बढ़ा दी। दरअसल पिंकी और अविनाश के वहां से जाने के बाद जब श्याम अपनी गाड़ी में बैठ करके घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी वहां प्रिया आ गई और उसने श्याम से कहा, सर आज मैंने अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए दी है, क्या आप आज हमें घर जाते हुए मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे। प्रिया की बात सुन करके टीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका श्याम उससे नाराज है, लेकिन यह होते देखना उसके लिए मुश्किल था कि कोई उसके श्याम की लाइफ में आ करके उसकी जगह ले, और इसी वजह से प्रिया की बात उसे पसंद नहीं आई। आखिर वह भी इंसान थी और इसलिए अपने श्याम को किसी और लड़की से बचा करके रखना चाहती थी, ताकि कोई लड़की उसके सपने को पूरा होने से पहले ही ना तोड़ सके। प्रिया की बात सुनने के बाद वह प्रिया से कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन तभी उससे पहले श्याम ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, श्योर मैडम, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। टीना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रिया श्याम के साथ उसकी गाड़ी में जाए, इसलिए उसने बिना कुछ देर किए प्रिया के पास जा कर के कहा, प्रिया तुम मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। प्रिया, आप क्यों तकलीफ करती हैं मैम, मैं सर के साथ चली जाऊंगी। टीना, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, चलो बैठो मेरी गाड़ी में, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। टीना के दोबारा कहने पर प्रिया अब उसकी बात नहीं टाल सकी। आखिर प्रिया टीना की बात टाल करके उसे नाराज भी नहीं कर सकती थी, और फिर उसे तो घर ही जाना था, फिर चाहे वह श्याम के साथ जाए या टीना के साथ। इसलिए उसने खामखा टीना से पंगा लेना ठीक नहीं समझा और उसने टीना से कहा, ओके मैम, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। और फिर प्रिया ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सर, आपने मुझे साथ ले चलने के लिए हाँ कहा, लेकिन मैं अब टीना मैम के साथ चली जाऊंगी। श्याम, कोई बात नहीं। और फिर श्याम ने प्रिया से बाय कहा और वह वहां से चला गया। श्याम ने प्रिया को तो बाय कहा था, लेकिन उसने वहां से कुछ दूर खड़ी टीना को बाय बोलना भी उचित नहीं समझा था और वह टीना को इग्नोर कर वहां से चला गया था। श्याम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टीना उसके बॉस की बेटी है, क्योंकि वह जानता था कि वह किसी की सिफारिश से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से वहां जॉब करता है, इसलिए उसे किसी की
चमचागिरी करने की कोई जबरदस्ती नहीं थी और ना ही किसी से डरने की। टीना को इस बात का दुख नहीं था श्याम ने उससे बाय नहीं कहा, लेकिन उसे इस बात ने जरूर हर्ट कर दिया था कि श्याम ने उसके सामने प्रिया को बाय कहा था। टीना को नहीं पता था कि श्याम प्रिया को पसंद करता है या नहीं, उसके दिल में प्रिया के लिए क्या फीलिंग्स है, और टीना यह भी नहीं जानती थी कि प्रिया श्याम को पसंद करती है या नहीं और प्रिया के दिल में श्याम के लिए क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन फिर भी वह जब भी श्याम और प्रिया को साथ में देखती थी तो उसका खून खौल उठता था, क्योंकि प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। इसलिए टीना को संदेह था कि कहीं श्याम प्रिया को पसंद ना करने लगे। ऐसा नहीं था कि टीना सुंदर नहीं थी, टीना भी बहुत सुंदर थी, लेकिन श्याम के साथ अतीत में किए गए गलत बर्ताव के चलते वह डरती थी कि कहीं श्याम उससे नाराजगी के चलते प्रिया को ना चाहने लगे। भले टीना श्याम के सामने जता नहीं पाती थी, लेकिन सच यही था कि टीना श्याम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। फिर वह कोई रिस्क कैसे ले सकती थी। आज तो टीना ने प्रिया को श्याम के साथ जाने से रोक लिया था, लेकिन वह प्रिया के मन को टटोलना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी गाड़ी मार्केट में एक जगह रोकी और फिर प्रिया से कहा, अगर तुम लेट नहीं हो रही हो तो चलो हम कुछ खाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। प्रिया ठीक है, चलिए फिर कुछ खा कर के ही निकलते हैं। और तब टीना ने अपनी गाड़ी एक जगह पार्क की और दोनों एक रेस्टोरेंट में चली गई। टीना और प्रिया रेस्टोरेंट की एक टेबल के आमने सामने बैठे थे और टीना को यह अवसर सही लगा और इसलिए उसने प्रिया के मन को टटोलने के लिए उससे कहा, तुम्हें पता है कि आज पिंकी को उसका प्यार मिल गया। प्रिया, यह तो मुझे पता था कि पिंकी मैडम किसी से प्यार करती हैं और वो जिनसे प्यार करती हैं वो उन्हें बिना बताए उनसे दूर चले गए थे, मगर ये नहीं पता था कि वो वापस कब आए और पिंकी मैडम अपने प्यार से वापस कैसे मिले। पिंकी मैडम जिनसे प्यार करती हैं, क्या वो अब वापस आ गए हैं? टीना, वह तो अपने शहर में कुछ दिन पहले ही वापस आ गए थे, लेकिन वो और पिंकी मिले आज ही हैं। और तुम्हें एक बात जान करके हैरानी होगी कि जिससे पिंकी प्यार करती है उसे तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और वह अपने ऑफिस में भी जॉब करता है। यह सुन करके प्रिया ने हैरानी के साथ टीना से कहा, यह क्या कह रही हैं आप? मैं उन्हें जानती हूँ। प्रिया ने टीना से रिक्वेस्ट करते हुए आगे कहा, वह कौन है, प्लीज़ बताइए ना मैडम। अब तो उनके बारे में जानने के लिए मुझे उत्सुकता होने लगी है। टीना ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, अच्छा फिर तुम्हें बताती हूँ वह कौन है। और फिर टीना ने आगे प्रिया से कहा, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अविनाश सर हैं, जिनसे हमारी पिंकी बहुत प्यार करती है और उतना ही प्यार अविनाश हमारी पिंकी से भी करता है। प्रिया, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अविनाश सर वह हैं जिन्हें पिंकी मैडम पसंद करती हैं। टीना ने मजाकिया तौर पर कहा, क्या अविनाश अच्छे नहीं लगते? प्रिया, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अविनाश सर बहुत अच्छे हैं। पहले नहीं पता था ना, इसलिए हैरानी हो रही है। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं मजाक कर रही थी। और फिर टीना ने सामान्य होकर के प्रिया से कहा, मैं पिंकी और अविनाश के लिए बहुत खुश हूँ। आखिर मैं पिंकी और अविनाश की तपस्या सफल हो ही गई। प्रिया, सच कहा आपने मैडम, दोनों ने सच में एक दूसरे के लिए तपस्या ही की थी। अब टीना के पास सही अवसर था जब वह बातों बातों में प्रिया के दिल का हाल जान सकती थी। इसलिए उसने अब अपना प्रश्न प्रिया के सामने रखते हुए कहा, कभी तुमने किसी से प्यार किया है प्रिया? टीना ने प्रिया से यह प्रश्न पूछ तो लिया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर इस बात से डर रही थी कि कहीं प्रिया श्याम का नाम ना ले ले। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 20 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।